हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी आप बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का ऑफिशियली जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बोर्ड द्वारा उसे। इसमें हम लोग इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको और साथ ही इधर जो मानचित्र वाले जी हमें दोस्त जो आपके मैप वाले प्रश्न है आप लोग देख सकते हो। इधर जो ये मैप वाला प्रश्न है इन प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो मैंने मैप ले रखा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो ये मैप है, इसमें हम लोग दर्शाकर चीज़ों को देखेंगे कि मैप में कैसे चीज़ों को दर्शाया जाता है। ठीक, तो चलो सबसे पहले इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू है उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत आप जानते हो कि 20 मार्क के एमसीक्यू होंगे, तो चलो इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग मैप वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही कहूँगा अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे इसमें पहला जो प्रश्न है वो क्या है, मैं बता दूं फिर से एक बार कि ऑफिशियली बोर्ड द्वारा जारी है मॉडल पेपर है। ठीक है, यूपी बोर्ड ने इसे जारी किया है, तो इससे 100% आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो इन सबको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश हुआ? भाई सब जानते हैं, फ्रांस। ठीक है, इसका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला। ड्यूक मैट्रिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ओके, रूसो को या विक्टर एमेनुएल को, काल्विन को या जिसुपे मैत्सिनी को? सही ऑप्शन इसका ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, जिसुपे मैत्सिनी को। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न हम लोग का 3rd नंबर प्रश्न है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? ओके, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा जो है वो रिचर्ड आर्कराइट ने रखी, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपके ऑप्शन गलत हैं। आगे चलो, प्रश्न संख्या 4 है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इसका कारण क्या था भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? तो देखो इसके बीच मतलब 1928 से 19 के बीच ये महामंदी का दौर था। ठीक है, इस समय गेहूं की कीमत इसलिए गिर गई क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही गेहूं की कीमत गिर रही थी। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि गेहूं की कीमत भारत में भी गिर गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना था। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें गिर गई इसलिए भारत में भी गिर गई थी, तो ये आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला हम लोग 4th नंबर, इसके बाद इधर देख लेते हैं। इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूं। इसके बाद 4th के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये 5 नंबर प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह प्रश्न क्या है आप देख सकते हो कि 1848 में, ठीक है सॉरी 1448 नहीं 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग्स ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? ओके, यहाँ पे ये बाइबिल, सीधे सीधे याद रखना बाइबिल, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले, पहला ही ऑप्शन सही, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, ये बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? देखो नहीं है बोल रहा है, संघीय सरकार जिसमें मतलब कम से कम सरकार की 2 या 2 से अधिक स्तरें हैं, जैसे भारत में जैसे केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई। राज्य सरकार के अंतर्गत आप देखते हो कि कोई जिला मंडल का अध्यक्ष, कोई जिले का अध्यक्ष, ऐसे कई मतलब एक तरह से बटा होना कई भागों में। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसका लक्षण नहीं है, मैं पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। देखो ये सब है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। शक्तियों का केंद्रीकरण से मतलब क्या है? मतलब जो पूरी शक्ति है एक ही व्यक्ति के हाथ में दे देना, ऐसा एकात्मक शासन प्रणाली में होता है। ठीक है, एकात्मक शासन प्रणाली में, न कि संघीय सरकार में होता है। ठीक, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, ये संघीय सरकार से संबंधित भी नहीं है। ठीक, चलो अगला 7वें के बाद 8वां प्रश्न देख लेते हैं। यह क्या है कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? देखो लैंगिक असमानता जैसे स्त्री और पुरुष में जैसे विभेद करना, ठीक है, और हमेशा स्त्रियों को नीचे दिखाना कि भाई तुम ये कार्य नहीं कर सकती, ये केवल मर्दों का कार्य है। ठीक है, तो ये होता है लैंगिक असमानता एक तरह से। ठीक, तो इसमें से निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। तो देखो श्रम का जो लैंगिक विभाजन होता है, जैसे कामों का लैंगिक विभाजन कि भाई ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है, ये कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इस मैप को रख लूँ इधर।
ओके। जैविक बनावट, देखो जैविक बनावट से कोई मतलब नहीं है, ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा नहीं देता है। बाकी समाज का पितृ प्रधान होना ये भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। महिलाओं में साक्षरता दर की कमी भी कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। आपके बुक में लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक। तो ये आपका ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा नहीं देता है, तो ये आपका हमें नहीं है, कारण नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमें नहीं पूछ रहा था। चलो अगला, इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, ओके, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है भाई? सांप्रदायिकता जैसे किन्हीं दो धर्मों या जातियों के बीच मतलब फूट पैदा हो जाना जिसके कारण उनमें झगड़े हों, तो यह स्थिति कब पैदा होती है भाई? धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तब होता है, या धर्म को राष्ट्र अलग कर दिया जाए, या सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, या कुछ ही धर्म को प्रधानता दी जाए। तो देखो, कुछ ही धर्म को अगर प्रधानता दी जाए, जैसे कोई देश है उसमें बहुत सारे धर्म है, उसमें से केवल एक धर्म को चुनकर उसको बढ़ावा दिया जाए, उसकी प्रधानता दी जाए, तो फिर ये सांप्रदायिकता का माहौल बन जाता है। तो ये हमें ये वाला इसके लिए ऑप्शन सही जगह। बाकी धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, तो भाई यहाँ स्पेसिफिक बोला नहीं है कि मतलब किस धर्म को, तो इसलिए यहाँ इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलो 9 के बाद यहाँ 10 नंबर प्रश्न देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? ओके, संघ सूची का विषय नहीं है। देखो संघ सूची मीन्स जिसपे केवल संघ यानी केंद्र कानून बनाता हो, ठीक। तो यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो देखो प्रतिरक्षा, रक्षा पे ये केंद्र सरकार केवल कानून बनाता है, तो संघ सूची का विषय है। मुद्रा पे भी केवल केंद्र सरकार कानून बनाता है, तो ये भी संघ सूची का विषय है। शिक्षा, देखो शिक्षा संघ सूची का विषय नहीं, इस पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती है, तो इसलिए नहीं है, ठीक है। और विदेशी मामले यानी विदेशी मामलों पे तो केवल केंद्र ही कानून बनाता है, ठीक। तो यहाँ संघ सूची का विषय नहीं है, तो वो शिक्षा, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं है बोल रहा था, तो ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। चलो अगला 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई। 11 नंबर प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, ठीक। ये वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, प्रश्न संख्या 11 का बी वाला, ठीक। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित को सुमेलित, भाई क्यों उड़ रहा है, 1 मिनट इस पे रुक जाओ, कोई बाहर रख दूँ क्या? इसको रख देता हूँ, पेन को ही रख देता हूँ। चलो पंखा चल रहा है इसलिए उड़ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ क्या बताना है, देखो निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, यहाँ ए से यहाँ पे क ख ग दिया है, इसमें यहाँ मिलान करना है, यानी यहाँ बांधों का नाम दिया है और यहाँ नदियों पे मिलाना है कि किस किस नदी पे बना है। यहाँ देखो सबसे पहला क्या है, पहला है आपका भागड़ा नागल बांध। देखो भागड़ा नागल जो बांध है वो आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका भागड़ा नागल जो बांध है ना, ये आपका यहाँ ऐसे सतलज नदी पे चला जाएगा, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है सतलज नदी। उसके बाद हीराकुंड बांध, भाई हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है, तो ये आपका हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे बना है, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक, जो आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक। आप लोग याद रखना है, जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पे स्थित है, जो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध कई बार बता चुका हूँ भाई, गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी पे बना हुआ है, ठीक। उसके बाद टिहरी बांध भागीरथी यानी गंगा नदी पे बना हुआ है, यहाँ पे चला जाएगा। तो अब देख लो आपका फर्स्ट कहाँ गया है, फर्स्ट का आपका 4th पे गया है, और सेकंड का आप लोग का 3rd पे गया है, सेकंड का आप लोग का 3rd पे गया है। अब देख लो फर्स्ट का यानी वही क का आपका देखो यहाँ पे 3rd पे जा रहा है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। फर्स्ट का ये 1st पे जा रहा है, नहीं फर्स्ट का 4th पे जा रहा है, ओके, ये भी आपका गलत है क्योंकि फर्स्ट का आपका 4th पे जा रहा है ना, भागड़ा नहीं फर्स्ट का यहाँ पे 4th नहीं बल्कि 3rd पे जा रहा है, माफ़ करना, फर्स्ट का 3rd पे भागड़ा नागल यहाँ सतलज, सेकंड का आपका 4th पे जा रहा है, सेकंड का 4th पे, तो फर्स्ट का 3rd ये सही है, ये गलत है, फर्स्ट का 3rd ये भी सही है, और फर्स्ट का 4th ये आपका गलत हो जाएगा एक तरह से। उसके बाद सेकंड का 4th पे, सेकंड का देखो ये सेकंड पे जा रहा है इसलिए गलत है, सेकंड का ये 4th पे, यानी ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड यानी ख का 4th पे, और ग का आपका 1st पे, ग का आपका 1st पे, और घ का यानी सेकंड पे, हाँ ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो ये हमें विकल्प दिया था तो इसमें से चूज करना था, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये मिलान सही है। क का 3rd पे, क का आपका 3rd पे, ख का 4th पे, ख का ये 4th पे, ग का 1st पे, ग का ये 1st पे, और ये घ का सेकंड पे, तो सेकंड पे। चलो ये ऑप्शन आपका मतलब ये विकल्प सही हो जाएगा।
चलो ये 12 नंबर प्रश्न था। इधर देख लेते हैं भाई, 12 के बाद इधर 13 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखो यहाँ 13 नंबर प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसको थोड़ा मैं और जूम कर लेता हूँ कि आपको अच्छा दिखाई दे। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। अब देखो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में हम लोग डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ प्राथमिक क्षेत्र मतलब ऐसे मतलब जिनका डायरेक्ट जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हों, ठीक है, तो या जिनका जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करना, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मछली पकड़ना, कृषि, कृषि तो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका जो ये डेयरी फार्म है ना, ये भी कृषि से संबंधित, तो ये भी आपका आ जाएगा। बाकी ये गुड़ बनाना, ठीक है, और ये आपका मछली पकड़ना, ठीक है। हालांकि मछली पालन आपका ना, मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन मछली पकड़ना इसको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। और साथ में ये गुड़ बनाना भी एक तरह से आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, चलो यही सही होना चाहिए, ठीक। चलो यहाँ आगे हम लोग देखते हैं 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखो सार्वजनिक और निजी उद्यमों के स्वामित्व पे भाई कई बार बता चुका हूँ। भू क्षरण से क्या तात्पर्य, भूमि के क्षरण से, यानी भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का अनुपजाऊ होना। भाई भू क्षरण यानी वही भूमि का अपने ऊपरी परत का एक जगह से दूसरे जगह हट जाना, ठीक है। तो ये भूमि का अनुपजाऊ होना। भू क्षरण से क्या तात्पर्य, तो भूमि का अनुपजाऊ होना, ठीक है। चलो भाई अगला हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 क्या कि मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते हैं। देखो ये जो ना है, ये मगरमच्छ, गैंडा या काला हिरण, ये संकटग्रस्त जातियां हैं एक तरह से, ठीक है, मतलब ये विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो सामान्य जाति किस में नहीं आते, तो ये सामान्य जाति संकटग्रस्त जाति, संकटग्रस्त में तो आते हैं, सामान्य में नहीं आते हैं। अ एवं ब यानी इसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, नहीं। और उपयुक्त सभी, तो ऐसा भी नहीं है। देखो तो ये संकटग्रस्त जाति में आते हैं, लेकिन हमें किस में नहीं आते हैं पूछ रहा है, तो ये सामान्य जाति में नहीं आते, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो प्रश्न संख्या 17 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। देखो सरकार विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर, व्यापार अवरोधक मीन जैसे विदेशों से सामान आ रहा है हमारे देश में, तो वो कितना आएगा, कितनी मात्रा में आएगा, इस पर नियंत्रण रखना, तो ये तो सरकार का काम है। तो बिल्कुल ये व्यापार अवरोधक का लक्षण भी है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तु और कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, भी व्यापार अवरोधक का लक्षण है। यहाँ पे देखो विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ये कोई लक्षण नहीं है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। हाँ ये भी सही है। जैसे मान लो अभी देखो हम लोग के देश में अगर चाइनीज माल ज़्यादा आ जाए, तो हम लोग के देश की जो मतलब उद्योग है एक तरह से वो बंद हो जाएंगे। तो उनको भी गवर्नमेंट इनको भी ध्यान रखती है कि हाँ देश के उद्योग भी बंद ना हो और बाहर से मतलब जो भी सामान है उसको मंगाए और अपनी पूर्ति पूरा करें, ठीक है। तो ये आप लोग का ये भी लक्षण हो जाएगा। बाकी ये लक्षण नहीं होगा और हमें नहीं पूछ रहा था, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो ये प्रश्न संख्या 17 हो गई। 18 है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना। भाई उनके पास भूमिहीन कह रहा है तो खेती नहीं है, तो उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य क्या मतलब, ये तो किसानों के लिए हो जाएगा। उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना। भाई विदेश में अभी मतलब उनके पास भूमि नहीं है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अधिक मजदूरी देना, ये सही हो सकता है कि भूमिहीन ग्रामीण जो मजदूर है उनको अधिक से अधिक आप मजदूरी दो भाई, उनका एक तरह से वो विकास का भी कार्य हो जाएगा एक तरह से, तो ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 के बाद यहाँ 19 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, देखो इसके लिए ना उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन आपका गलत एक तरह से हो सकता है। हाँ चलो यही सही होगा, सी वाला। अगर यहाँ उपयुक्त में से सभी रहता तो हम बोल सकते हैं कि ये भी ऑप्शन सही हो जाता। क्यों? क्योंकि बच्चों को विदेश में बसाया नहीं, चलो कोई मतलब नहीं है, छोड़ो ये सी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा इसमें से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें ऑप्शन दिया कि कोयला, भूतापीय ऊर्जा,
अ एवं ब दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हमें बोला है, ठीक। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, देखो ओके यहाँ प्रश्न पे ध्यान दो, नहीं है, नहीं हमें पूछ रहा है। तो देखो परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे आपका कोयला हो गया, या फिर आप कोयला के अलावा आपका पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो ये भूतापीय ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कोयला नहीं, ये तो भाई परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ये नहीं है। अ एवं ब दोनों ये नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो तो इसका सही एक तरह से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, क्योंकि भूतापीय ऊर्जा एक तरह से आप लोग का ये आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोग का इसके लिए ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, हमें ये पूछ रहा है। तो ये नहीं है, क्योंकि ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है 20 नंबर, ठीक है, कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, सही बात है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हैं। देखो वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनी पर मतलब जैसे बाहर से आकर कंपनियां अपने देश में, जैसे हम लोग के देश में बस जाए, ठीक है, वही कंपनियों का वैश्वीकरण एक तरह से बोल सकते हैं होना है। तो इससे भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आकर बस जाएंगी, यानी बाहर की बहुत सारी कंपनियां, तो भाई हमारे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, एक तरह से उनको रोजगार मिलेगा, ठीक है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार को अधिकांश, हाँ विदेशी व्यापार पर भी नियंत्रण हो जाएगा। मान लो जो एप्पल मोबाइल एक कंपनी है वो भारत में आकर बनाने लगे, तो भाई हम एप्पल की मोबाइल बाहर से नहीं न मंगाएंगे, भारत में ही वो बनने लगेगा। तो और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निवेश में वृद्धि, उनके निवेश में भी वृद्धि एक तरह से इसको हुई। कोई भी कंपनी चाहे कि मैं इस देश में जाकर अपना मतलब कंपनी बैठा लूँ, तो निवेश में भी उनके वृद्धि हुई, सिंपल। तो ये उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का 20 इंपॉर्टेंट ये MCQ, ठीक है। चलो तो इनको आप क्लियर कर लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं इधर मैप वाले प्रश्न पे। हम लोग ये जो मैप वाला प्रश्न है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसमें मैं थोड़ा टाइम लूँगा, धीरे धीरे आपको आसानी से एकदम समझाऊँगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये प्रश्नोत्तर संख्या जो 9 है, ठीक है, इसमें देखो हिस्ट्री के ये 5 आपके प्रश्न हैं मानचित्र वाले, इनको करना है। और ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए होता है, मानचित्र में नहीं दर्शाना होता है, तो ये तो आपको नहीं करना होता है, आपको ये करना होता है। और प्रश्नोत्तर संख्या जो 10 है, ठीक है, इसमें भी देखो ये आपके ये मानचित्र संबंधित 5 प्रश्न है, ये आपके भूगोल से हैं, और यहाँ दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए तो आपको ये करना होता है। तो चलो इसको हम लोग करते हैं और साथ में इसको करते हैं, क्योंकि ये दोनों आपको करना होता है। तो सबसे पहले ये हिस्ट्री वाला है, इसको हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, भाई सब लोग जानते हैं पंजाब के कहाँ हुआ था, अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक। अब देखो तो हमें मालूम चल गया कि भाई अमृतसर में हुआ था, तो अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। तो अब हमें मैप में खोजना है कि पंजाब कहाँ है, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा ये मैप है, पूरा का पूरा ऐसे मैप आपको दिया रहेगा, तो इसमें पंजाब कहाँ है भाई। तो देखो आपका पंजाब ना यहाँ पे, ये वाला जो आपका ये वाला एरिया है, ये पंजाब का एरिया है, ये वाला पंजाब है आपका, ठीक है। तो अब इसमें सॉरी माफ़ करना, ये वाला ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ देखो मैं यही कंफ्यूज हो रहा था। यहाँ पे देखो ये आपका लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, और ये आपका पंजाब, यही है। यहीं पे आपका और आपका अमृतसर का है, यहीं पे स्थित है। आपको किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, देखो यहाँ पे चिन्ह दे दिया, स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा, यानी ये चिन्ह दिया है डाट चिन्ह द्वारा, और नाम सहित आपको दर्शाना है, यानी सबको ये डाट चिन्ह द्वारा दर्शाना है, ठीक है। तो चलो दर्शाते हैं। तो वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो पंजाब के अमृतसर, तो पंजाब का अमृतसर यहाँ पे है, तो इसको लिख दो। और ये फर्स्ट का उत्तर है, तो फर्स्ट, और इसका उत्तर क्या है भाई, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो अमृतसर, तो इसका आपका लिख दो एक से कि अमृतसर, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड प्रश्न क्या है इसमें, सेकंड प्रश्न पूछ रहा है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा, तो भाई वो दांडी में तोड़ा, दांडी गुजरात में, ठीक। तो अब दांडी कहाँ स्थित है भाई, समुद्र के किनारे। देखो ये आपका यहाँ पे ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा गुजरात है, और यहीं पे आप लोग का दांडी, ये समुद्र के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे लिख दो ये सेकेंड का उत्तर, तो सेकेंड, और यहाँ पे लिख दो दांडी, ठीक है। तो ये सेकेंड का उत्तर हो गया। अब चलो इसमें थर्ड क्या है, थर्ड प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखो
वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो भाई वो किया बिहार के चंपारण में, ठीक है, बिहार के चंपारण में। तो अब बिहार राज्य खोजो, बिहार कहाँ है भाई, तो ये हम लोग के यूपी है, यूपी के बगल में ये बिहार है, और यहीं पे आप लोग का, यहीं पे यही बॉर्डर के पास ही यहीं पे आपका चंपारण है। हालांकि ये पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बटा हुआ है, लेकिन यहीं पे आप ध्यान देना, ये जो निकला हुआ है यहीं पे आपका सत्याग्रह हुआ था। तो ये आपका थर्ड का उत्तर हो जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या थर्ड का उसमें, और ये आपका क्या होगा, चंपारण। तो चंपारण लिख दो, सिंपल। अब देखो, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो भाई अहमदाबाद, ठीक है, कहाँ किया, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में। तो अब देखो गुजरात में, आप ये गुजरात में आ जाओ, और गुजरात में अहमदाबाद कहाँ स्थित है भाई, तो यहीं पे अहमदाबाद आपका, यहीं पे, यहाँ पे स्थित है अहमदाबाद, ठीक। तो ये चौथे का उत्तर है, ये फोर्थ का उत्तर है, तो आप लोग लिख दो यहाँ पे कि ये फोर्थ का उत्तर है, और ये क्या है, अहमदाबाद, ठीक। ऐसे आप लोग को ये डॉट चिन्ह द्वारा, हमेशा ये डॉट द्वारा दर्शाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया रहेगा उसी द्वारा दर्शाना है, ठीक। तो चलो, उसके बाद फोर्थ क्या है इसमें, फोर्थ है, सॉरी ये तो फोर्थ हो गया। अब देखो यहाँ पे, माफ़ करना, देखो यहाँ पे क ख ग घ अंग इस तरह लिखा है, तो आप यहाँ पे क ख फर्स्ट सेकंड मत लिखो, इसको पहले को क लिखो, उसके बाद ये सेकंड जो है इसको आप ख लिखो, जो थर्ड है उसको आप ग लिखो, इसको आप घ लिखो, ठीक है, जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में लिखो। यहाँ क ख ग दिया है तो क ख ग लिखना यहाँ पे, अगर फर्स्ट सेकंड दिया है तो फर्स्ट सेकंड लिखना, अगर ए बी सी कर दिया है तो ए बी सी ऐसे लिखना, ठीक। चलो, उसके बाद अगला प्रश्न, ये अंग वाला, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ भाई, तो वो नागपुर में हुआ था, ठीक है। और देखो एक सितंबर में शायद हुआ था, सितंबर वाला कलकत्ता में हुआ था, तो यहाँ दिसंबर बोल रहा है तो वो दिसंबर में नागपुर में हुआ था। अब नागपुर कहाँ स्थित है भाई, तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र आप देखो, ये गुजरात के यहाँ साइड में जो ये आपका बड़ा सा ये एरिया दिख रहा है ना, ये आपका महाराष्ट्र है, और यहाँ समुद्र किनारे इधर यहाँ पे आपका मुंबई स्थित है, ठीक है। और नागपुर कहाँ स्थित है, तो इसके सेम विपरीत यहाँ पे, ठीक है, एकदम इधर बॉर्डर पे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आपका क्या है, नागपुर, तो यहाँ पे नागपुर ऐसे आप दर्शा दो, ठीक है। और ये अंग का उत्तर है भाई, तो अंग ऐसे लिख दो, और यहाँ पे आप लिख दो कि नागपुर, ये क्या है, नागपुर है। तो इस प्रकार आप 5 प्रश्न ऐसे मतलब दर्शाते हो, और साथ में ये नाम भी लिखते जाते हो, तो आपको इसके 5 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो, ये हिस्ट्री वाले हमने प्रश्न कर लिया। अब चलो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे जियोग्राफी यानी भूगोल वाले प्रश्न हैं उनको भी कर लेते हैं, यहाँ पे इनको भी दर्शा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अलग अलग चिन्ह द्वारा दर्शाना है, इसमें तो एक ही चिन्ह दे दिया था, इसमें कहीं स्पेसिफिक चिन्ह नहीं दिया, इसमें हर एक क्वेश्चन में देखो अलग अलग चिन्ह दिया है, तो अलग अलग चिन्ह से दर्शाएंगे। तो चलो इसको भी हम लोग अब दर्शाते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे सबसे इसमें पहला प्रश्न क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। वह प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान, ओके, हमें पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान दर्शाना है, और ये चिन्ह दिया है कि इस चिन्ह द्वारा, और नाम सहित हमें लिखना है, दर्शाना है, माफ़ करना। तो देखो सबसे पहले हम लोग पश्चिम बंगाल खोजते हैं कि कहाँ स्थित है, तो ये मैप में आते हैं, और मैप में देखो हम लोग का, ये हम लोग का यूपी है, ये बड़ी सी यूपी, उत्तर प्रदेश, ये बिहार, और बिहार के साइड में ये वाला देखो, ये वाला जो है ना, ये इधर थोड़ा पतला कर इधर तक ये जा रहा है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। ये वाला जो एरिया है ना, ये खाली रहता है मैप में, आप लोगों ने देखा होगा, ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये बांग्लादेश है। ये वाला आपका क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया पश्चिम बंगाल है। अब देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ समुद्र के किनारे, यहीं पे आप दर्शा दोगे, यहीं पे आपका क्या है, यहीं पे आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल का एक काफ़ी फेमस उद्यान है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे। लेकिन आपको किस चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो ये चिन्ह आप यहाँ पे बना दो, जो जैसे मतलब यहाँ पे चिन्ह बनाया है, ये वाला चिन्ह बना दो, और यहाँ पे लिख दो, ये किसका उत्तर है, फर्स्ट का उत्तर है। यहाँ पे लिख दो फर्स्ट, और यहाँ पे लिख दो, नाम लिख दो, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलो, अंत में 9, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नर्मदा नदी पर बना इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है क्या, एक बांध। अब देखो नर्मदा नदी पे सबसे फेमस बांध सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इसी को आप लोग याद रखना, सरदार सरोवर बांध, ये हम लोग के ऑब्जेक्टिव में भी आया था। तो इसको चलो दर्शा लेते हैं। अब ये कहाँ है भाई, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी पर एक बना बांध वो है सरदार सरोवर बांध, और यह गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात में कहाँ है भाई, ये तो पूरा का पूरा गुजरात का मैप है, यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे कहाँ, तो देखो यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे सरदार सरोवर बांध। तो हमें किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है,
ये चिन्ह दिया है तो इस चिन्ह द्वारा। तो चलो हम लोग दर्शा देते हैं। यहाँ पे मैं आपको दर्शा कर दिखा देता हूँ। ऐसे आपको जो मतलब यहाँ पे चिन्ह दिया है उस चिन्ह द्वारा, मैं यहाँ जल्दबाजी में कर रहा हूँ तो थोड़ा चिन्ह टेढ़ा टेढ़ा बन सकता है, आप अच्छे से बनाना। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कैसे मतलब हम लोग ये मैप पेन से भरे या पेंसिल से भरे, तो ज़्यादा आपका बेटर रहेगा कि आप पेंसिल से भरो। जी हाँ मेरे दोस्त, पेंसिल से, क्योंकि मान लो यहाँ कहीं गलत हो जाता है तो आप मिटा कर फिर उसको कर सकते हो सीधा, ठीक। तो पेंसिल से आप भरना, ठीक है, अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका मान लो ये आप चिन्ह जो दिया था उसको मैंने यहाँ पे मतलब बना दिया। और ये कौन सा भाई बांध है, तो सरदार सरोवर बांध। और ये सेकंड का उत्तर है, तो सेकंड लिखकर मैं लिख दे रहा हूँ कि सरदार सरोवर बांध, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकंड का उत्तर हो गया। अब देखो थर्ड का उत्तर, हमें महानदी दर्शाना है, ये चिन्ह दे दिया है इस चिन्ह द्वारा और नाम सहित। तो देखो जो महानदी है ना भाई, महानदी इधर हम लोग का मतलब जो ये उड़ीसा है इसमें आपकी प्रवाहित होती है, ठीक है। हालांकि इस जो राज्य है ये राज्य कई राज्यों में ये प्रवाहित होती है, ठीक है। यहाँ एमपी में भी कुछ इसका पार्ट पड़ता है, शायद एमपी में ऐसे होते होते ऐसे ऐसे आकर उड़ीसा से होते ऐसे यहाँ गिर जाती है समुद्र में। तो आप कहीं भी दर्शा सकते हो। चलो यहाँ मान लो मैं यहाँ उड़ीसा में दर्शा देता हूँ, यहाँ पे चिन्ह दिया है इस चिन्ह द्वारा। तो ऐसे ये आप यहाँ पे चिन्ह बना दो। और ये किस राज्य में हम लोग ने दर्शाया है, उड़ीसा में। तो और इसका नाम लिख दो महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। यहाँ पे ये किसका उत्तर है, ये थर्ड का उत्तर है। तो यहाँ पे लिख दो थर्ड और लिख दो कि उड़ीसा, मतलब ये उड़ीसा में है। उड़ीसा और कोस्ट में लिख दो कि महानदी, यानी महानदी उड़ीसा में, यानी इससे समझ जाएगा कि महानदी को लड़के ने दर्शाया है यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक। चलो ऐसा नहीं कि भाई इधर से आती है पूरा तो आपको ऐसे पूरा इधर दर्शाना है, कहीं भी छोटा सा एक आप भाग दर्शा सकते हो एक राज्य में। आगे हम लोग चलते हैं, अगला देखते हैं। झारखंड का एक कोयला उत्पादन क्षेत्र, ओके, कोयला क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सही दर्शाना है। अब देखो झारखंड आपको दर्शाना है। अब झारखंड कहाँ पड़ेगा, देखो यहाँ पे ये हम लोग यूपी था, ये बिहार था, और इधर साइड में पश्चिम बंगाल, ये आपका झारखंड पड़ जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका झारखंड हो जाएगा। और ये वाला छत्तीसगढ़ है, ठीक। तो यहाँ झारखंड में देखो हमें क्या प्रश्न पूछा था कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, हमें कोयला क्षेत्र, भाई झारखंड में झरिया काफ़ी फेमस है, झरिया खाना आपने नाम सुना होगा। यहाँ धनबाद है, इसी के पास स्थित है झरिया। तो यहाँ पे आप दर्शा दो। अब देखो यहाँ पे किस चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा, गोले टाइप का। तो यहाँ गोला ऐसे बना दो और यहाँ पे लिख दो कि कोयला क्षेत्र, तो झरिया आप लिख दो यहाँ पे झरिया, यहाँ पे सिंपल झरिया ही लिख दो, ठीक है। और ये चौथे का उत्तर था, चौथे का, तो यहाँ पे फोर्थ कर दो। यहाँ पे इसके पहले फोर्थ आप लिख दो कि फोर्थ का यहाँ पे उत्तर झरिया है, और इसको आपने यहाँ पे दर्शा भी दिया, ठीक। चलो उसके बाद भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, इस चिन्ह द्वारा नाम सही। तो भारत पत्तन दर्शाना है तो आप सबसे याद रखना, मतलब वही बंदरगाह, सबसे फेमस बंदरगाह यहाँ मतलब विशाखापट्टनम, ठीक है, जो आप लोग का कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, सॉरी कर्नाटका बोल रहा हूँ, ठीक है, माफ़ करना। चलो एक मिनट, यहाँ पे आपका यहाँ पे है वो आपका ये मध्य प्रदेश का ये पूरा पूरा इलाका है। देखो फिर मैं, ये मध्य प्रदेश यहाँ पे है, मध्य प्रदेश नहीं भाई, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का इलाका है। तो यहाँ विशाखापट्टनम आपका बंदरगाह है, तो यहाँ पे आपको दर्शाना है। और किस चिन्ह द्वारा, यहाँ ये चिन्ह हमें दे दिया है तो इस चिन्ह द्वारा, तो ये चिन्ह नहीं इस चिन्ह द्वारा, ठीक। तो ऐसे आप दर्शा दो और लिख दो यहाँ पे कि विशाखापट्टनम बंदरगाह या विशाखापट्टनम, केवल ये भी लिख दो। और ये चौथे का उत्तर है, ये पाँचवें का उत्तर है, तो इससे पहले ये हम 5 लिख दो और लिख दो यहाँ पे क्या, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह या विशाखापट्टनम। हमें यहाँ पे पूरी तरफ पत्तन दिया तो विशाखापट्टनम पत्तन लिख दो, ठीक। आपका ये चौथे का, ये 5वें का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो इसमें ये जो भूगोल वाला और जो ये इतिहास वाला जो प्रश्न था मानचित्र वाला, उसको भी दर्शाना एक तरह से सीख लिया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक तरह से पूरा का पूरा इस जो मॉडल पेपर है, यह जो आप लोग का ये बोर्ड द्वारा जो जारी है ऑफिशियल, इसका जो 20 MCQ था वो, और साथ में जो आपका मैप संबंधित प्रश्न था वो, दोनों को हमने कर लिया। ये आपका बचता है इसमें प्रश्न जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। 4 मार्क वाला है, जो 6 मार्क वाला है, तो उनको चलो मैं आपको करा दूंगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारी ऐप है ना, UP MSP स्टडी, ठीक है,
ये पूरा का पूरा इस मॉडल पेपर का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। इसका पूरा का पूरा ये जो इसमें ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इधर इनको अच्छे से आंसर लिख रहा हूँ। तो इस हमारी एप्लीकेशन पे ही जल्द ही पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, तब तक हो सकता है 1 दिसंबर तक आपको मिले, क्योंकि वहाँ एक अपडेट भी लाना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं मतलब सोशल साइंस के साथ साथ सारे मॉडल पेपर, उसके अलावा आपके सारे प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी यहाँ ऐप पे मिलेगा। तो आप पीडीएफ में बोल रहा हूँ, पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ से आप जल्द पढ़ सकते हो। ठीक, एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए ये ऐप डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, बाकी अगर आप व्हाट्सअप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।